आज हम लोग जो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पर बात करने चल रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे मैटरनल इनहेरिटेंस है, मैटरनल इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, या आप ऑर्गेनेल जेनेटिक्स कह सकते हैं इसको। आज हम लोग इन्हीं पर चर्चा करने चल रहे हैं। तो ये सारे जीन ही, जेनेटिक्स का मतलब ही है कि इसमें जीन इन्वॉल्व है। सामान्य तौर पर अगर हम स्टडी करें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को, अगर हम देखें प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स का मतलब बैक्टीरिया में देखें तो कुछ बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई है, अगर हम बैक्टीरिया ई कोलाई की बात करें तो इसमें 2 प्रकार का क्रोमोसोम होता है। एक ये बैक्टीरिया ई कोलाई है तो इसका एक तो ये न्यूक्लियोइड है जो इसका मेन क्रोमोसोम तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अक्सर बैक्टीरियल क्रोमोसोम टर्म यूज कर लिया जाता है इनके लिए, लेकिन ये वो क्रोमैटिन वाले नहीं हैं जो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जिनको हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो इनको हम अगर बैक्टीरियल क्रोमोसोम कह रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि ये यूकैरियोटिक सेल वाले क्रोमोसोम है या क्रोमैटिन जैसा इनका ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इनमें हिस्टोन प्रोटीन होता ही नहीं है, तो क्रोमैटिन वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो बैक्टीरियल मेन क्रोमोसोम हम इसको मान लेते हैं कि ये मेन क्रोमोसोम है। इस मेन क्रोमोसोम के अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट यहां पर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल। यहां पर, और ये सेल्फ ऑटो रेप्लिकेबल होता है। ये क्या कहेंगे? ऑटो रेप्लिकेबल होता है, स्वयं से इसके रेप्लिकेशन पर इस डीएनए का कोई असर नहीं है। ये इससे बिल्कुल अलग और एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल यहां पर इसके साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। इस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को आप प्लाज्मिड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं इसको। जो कि मेन क्रोमोसोम के अतिरिक्त एडिशनल डीएनए होते हैं। ये सभी बैक्टीरिया में नहीं परंतु कुछ में उपस्थित होते हैं। अब चूंकि ये जेनेटिक मटेरियल हैं तो जाहिर सी बात है कि इनका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल जरूर होगा। तो ये हो गए प्लाज्मिड्स। इसके अतिरिक्त कुछ और होते हैं, सम अदर्स। ये तो प्लाज्मिड कहेंगे, इनके अतिरिक्त कुछ मटेरियल्स और होते हैं जिनको जैसे कि आईएस एलिमेंट कहा जाता है, इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट्स, इंटरवेनिंग सीक्वेंसेज होते हैं, ट्रांसपोजांस होते हैं, रेट्रोपोजांस होते हैं, जिनको कि जंपिंग जीन भी कहा जाता है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ये सब लगभग इसी प्रकार के होते हैं जिनका मुख्य क्रोमोसोम से अतिरिक्त होते हैं ये, और इनका कुछ ना कुछ एक एडिशनल रोल होता है जहां पर भी ये मौजूद होते हैं। ये तो हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट्स, इंटरवेनिंग सीक्वेंसेज, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, रेट्रोपोजांस या ट्रांसपोजांस, ये इस प्रकार के ऐसे, और प्लस प्लाज्मिड, इन सभी को कलेक्टिव एक नेम दिया जाता है और इस कलेक्टिव टर्म को हम कहते हैं एपिसोम। क्या कहते हैं इनको? एपिसोम कहते हैं, EPI। तो अगर इनमें हम प्लस प्लाज्मिड जोड़ दें, इन सभी अतिरिक्त डीएनए मटेरियल्स को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं एपिसोम्स कहते हैं। ये सब एडिशनल जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑल दीज आर नोन एज एपिसोम्स।
कलेक्टिवली। अब प्लाज्मिड भी एक प्रकार का एपिसोम है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट भी एक प्रकार का एपिसोम है, आईबी सीक्वेंसेज एक प्रकार के एपिसोम्स होते हैं। तो ये सब एडिशनल जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं दैट आज आर एक्स्ट्रा देन द मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इनमें से प्लाज्मिड्स के बारे में आपको जानकारी होगी, बीएससी में आपने पढ़ा होगा और पीजी में भी रहा होगा। टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स, ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और इनका मुख्य काम ये है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट्स जरूर होता है बैक्टीरिया के लिए। ये बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ इनकी होती हैं और इनकी तमाम कैटेगरीज होती हैं। इनमें से कुछ पॉपुलर हैं, हम बहुत ज़्यादा डिटेल तो इन पर नहीं चलेंगे, लेकिन एक थोड़ी सी बात इन पर हम करेंगे कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं ये किस प्रकार का, इनका फीचर क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम प्लाज्मिड्स के बारे में जानना चाहें या इनकी समरी बनाना चाहें कि इनके कुछ फीचर्स के बारे में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये कौन कौन से हैं। तो बात करेंगे कि जो प्लाज्मिड्स हैं एक्स्ट्रा देन मेन क्रोमोसोम होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल्स होते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल्स ये भी सर्कुलर होते हैं और डबल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं। ये ऑटो रेप्लिकेबल होते हैं। इनहेरिटेबल होते हैं। इनहेरिटेबल का मतलब ट्रांसफर टू द प्रोजेनी। इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन, इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन की क्रिया में ये डोनर से रेसिपिएंट तक जाते हैं, फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट, ये चलते हैं। निहारिका एक लाइट थोड़ी सी बंद करो कोई, क्योंकि ये ब्लर कर रही है, ज़्यादा लाइट हो गई है। हाँ, फैन भी बंद कर लो, अगर किसी को ज़रूरत है तो स्लो स्पीड कर लो, क्योंकि धूप से आते हैं ना तुरंत गर्मी रहती है, लेकिन हमारे ख्याल से टेम्परेचर आप लोग ठंडे हो गए होंगे। हाँ, लाइट थोड़ी आपको बस एक, हाँ बस ठीक है, इतनी ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लाइट उस पर बहुत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इनके फीचर्स हैं जो प्लाज्मिड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल्स हैं। व्हाई आर दीज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल्स? बिकॉज दीज आर एक्स्ट्रा देन द न्यूक्लियोइड। आपको पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में होता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, तो इसके अतिरिक्त ये पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या बताया हमने आपको कि सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए है, तो ये आपके सामने हाजिर हैं। ये कैसे हैं? सर्कुलर हैं और डबल स्ट्रैंड डीएनए हैं। ऑटो रेप्लिकेबल होते हैं। ऑटो रेप्लिकेबल का मतलब क्या हो गया कि ऐसे जेनेटिक मटेरियल जो अपना रेप्लिका बना सकते हैं, और उसका कारण कि इनमें ओरी पाया जाता है। क्या होता है? ओरी। ओरी के बारे में अभी हम आपको पढ़ाई नहीं है, मॉलिक्यूलर बेसिस जब चलेंगे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इस पर बात करेंगे कि जो ओरी है ये क्या है। एक प्रकार का ये जेनेटिक पॉइंट होता है किसी भी डीएनए में जो उसके रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होता है, और ऐसा पाया गया है कि जिस डीएनए में ओरी नहीं होता उसमें रेप्लिकेशन की एबिलिटी नहीं होती। जिनमें ओरी नहीं होता वो रेप्लिकेट नहीं करते हैं, तो वो ऐसी सेल में रेप्लिकेट करेंगे जहां से इनको ओरी प्राप्त हो सके। अगर ओरी नहीं है तो कोई भी डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर सकता, और अगर ओरी इनके पास नहीं है तो ओरी अडॉप्ट करना पड़ेगा इनको। ऐसा कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन की हैसियत नहीं रखता जिसके पास ओरी नहीं है। और अगर किसी भी डीएनए को जो विदाउट ओरी है और हम चाहते हैं कि वो रेप्लिकेट करके अपने जैसी प्रतिलिपि बना ले, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस मटेरियल को ऐसे डीएनए के साथ जोड़ देंगे ले जाकर जिसके पास की ओरी है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे किसमें? बायोटेक्नोलॉजी में हम आपको बताएंगे जब जीन क्लोनिंग पढ़ाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से यहां पर आप देख रहे हैं कि इनको हमने कहा कि ये ऑटो रेप्लिकेबल होते हैं। ऑटो माने सेल्फ रेप्लिकेट, अपने दम पर रेप्लिकेट कर सकते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास ओरी होता है। ओरी का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक, ये एक पर्टिकुलर लोकस होता है, एक साइट होता है किसी भी डीएनए पर,
जो कि उस डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए बेहद जरूरी सॉफ्टवेयर होता है, आप कह सकते हैं। डीएनए का सॉफ्टवेयर है जिसमें रेप्लिकेशन का प्रोग्राम होता है। बात समझ गए? आप फिर आगे क्या कह रहे हैं कि ये इनहेरिटेबल एंड होते हैं और ट्रांसफर होते हैं प्रोजेनी तक इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। यू नो दैट द जेनेटिक ट्रांसफर takes place by the process of conjugation between two bacterial cells of which one is donor and other is recipient, because the segment of the DNA from one bacterial cell is transferred to the other in the process of conjugation, right? conjugation की चर्चा जब बैक्टीरिया आप पढ़ेंगे तो उन पे आप डिटेल पढ़ेंगे। conjugation देर तक होता है, पहले थोड़ी देर के लिए होता है, इन पे अलग अलग प्रकार के स्ट्रेन होते हैं, सारी चर्चा उसमें हम करेंगे। फिलहाल ये जब conjugation दो बैक्टीरिया के बीच में होता है तो इनका एक सेगमेंट डीएनए का टूट कर टुकड़ा उसमें जाएगा और साथ में इनका भी एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर उधर जाता है। और जब ये कॉन्जुगेशन के दौर में यहाँ से ट्रांसफ़र होकर दूसरी बैक्टीरियल सेल में जाते हैं तो इनको फर्टिलिटी फैक्टर कहा जाता है या कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स कहते हैं। इन पर चर्चा थोड़ा सा अभी हम बताएंगे आपको। और ये होते क्या है कि डोनर से रेसिपिएंट तक चले जाते हैं। और क्या बात करते हैं ये, और दीज ऑफर सम काइंड ऑफ बेनिफिट्स, ऑफर some kind of benefits, benefits to host, यानी कि जिस सेल के अंदर होते हैं, होस्ट या बियरर के अंदर, जो बियरर सेल है अर्थात जिस सेल के अंदर ये प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं, उनके लिए कुछ न कुछ लाभदायक गतिविधियों में शामिल होते हैं। These are beneficial to the bearer। जिस बैक्टीरियल सेल के अंदर होते हैं उसके लिए कुछ लाभकारी क्रिया में भाग लेते हैं, ये उसको कुछ लाभ पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये ऐसे ही फालतू की चीज़ें हैं और पड़ी हुई हैं, इनका कोई रोल नहीं है, राइट? ये आप जानेंगे, ठीक है। आप कहते हैं कि चूंकि ये डीएनए है तो लाभकारी होते हैं, तो जरा एक सरसरी तौर पर हम ये देख लें कि कुछ खास प्रकार के प्लाज्मिड्स वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करें कि जैसे हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया ई कोलाई में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक प्लाज्मिड होता है जिसको हम कोल प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया में। कोल प्लाज्मिड ये बैक्टीरिया ई कोलाई में पाया गया है। कोल प्लाज्मिड, ये पहला केस हम आपको बता रहे हैं। ये प्लाज्मिड कहां से देखा गया? इन ई कोलाई, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रीशन ऑफ, रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एन एंडोटॉक्सिन, द कोलिसिन। कोलिसिन नाम का एक जहर बनाते हैं, एक पॉइजन बनाते हैं, एक टॉक्सिक मटेरियल बनाते हैं, इसलिए कोलिसिन, इनको कोल प्लाज्मिड कहा गया। बैक्टीरिया ई कोलाई में पाए गए और जहर का नाम है कोलिसिन। ध्यान रहे कि ये जिस सेल के अंदर बनाते हैं उसके लिए टॉक्सिक नहीं है, बल्कि ये दूसरे मटेरियल, दूसरे प्रकार के इन्फेक्शियस एजेंट्स के लिए टॉक्सिक है। क्योंकि बैक्टीरिया ई कोलाई में कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि वायरस इन्फेक्शन करता है जिसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो ये दूसरे के लिए ये टॉक्सिन की तरह से काम कर सकता है। कोलिसिन नाम का एक टॉक्सिक मटेरियल होता है एंड इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द कोल प्लाज्मिड। दूसरे कैटेगरी का जो प्लाज्मिड है वो आर आई प्लाज्मिड है। आर आई प्लाज्मिड होता है। आर आई प्लाज्मिड फुल फॉर्म है रेजिस्टेंस इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसका फुल फॉर्म है रेजिस्टेंस इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। आर आई प्लाज्मिड और रेजिस्टेंस इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ध्यान रहे, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं। दीज ऑफर द रेजिस्टेंस। जैसे कि आपके शरीर में किसी भी जर्म का अगर प्रवेश हो रहा है तो दो कंडीशन बनती है। एक, या तो आप उस जर्म के प्रवेश को रोक ले जाएंगे, यानी जर्म आपके शरीर के अंदर प्रवेश न करे। दूसरा, अगर वो प्रवेश कर भी चुका है तो फिर उसकी प्रोजेनी बढ़ने न पावे, वो रेप्लिकेट न कर पावे, वो रिप्रोड्यूस न कर पावे आपकी बॉडी के अंदर, तो उसके खिलाफ कोई मैकेनिज्म हम डेवलप करते हैं।
यानी कहने का मतलब कि ऐसी सभी मैकेनिज्म्स जिसके आधार पर हम किसी भी बाहरी घुसपैठिए का विरोध कर सके, वो क्या कहलाता है? वो रेजिस्टेंस कहलाता है। अब हम अपनी बॉडी में इसी को इम्यूनिटी कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे जब इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये भी किसी न किसी चीज़ के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। यहाँ पर हम जिस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस है। आपको पता है कि अगर हम बैक्टीरियल पॉपुलेशन को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो डॉक्टर क्या देते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीबायोटिक? ये ऐसी ड्रग्स होती हैं एंटीबायोटिक, इनका नाम क्यों पड़ा? एंटी माने विरोध में, बायोसिस मीन्स लिविंग, उसकी लाइफ साइकिल के विरोध में है। ऐसे मटेरियल्स, ऐसे केमिकल्स जो हम किसी जर्म के खिलाफ यूज करते हैं, जर्म के खिलाफ यूज कर रहे हैं, क्या करने के लिए? उसकी लाइफ साइकिल पर विराम लगाने के लिए, उसका प्रोलिफरेशन रोकने के लिए, ताकि हमारे शरीर में इन्फेक्शन और ना बढ़े। तो इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। लेकिन बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सच काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, these bacteria develop the resistance against some kind of antibiotics for which these have the gene for resistance। तो यहां पर जिस बैक्टीरिया के शरीर में किसी एंटीबायोटिक के खिलाफ प्लाज्मिड पाया जाएगा, उस बैक्टीरिया को हम उस एंटीबायोटिक से मार नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे बैक्टीरिया ई कोलाई को अगर आप मारना चाहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन देकर, सपोज दैट यहां पर स्ट्रेप्टोमाइसिन है क्या चीज? यह एक एंटीबायोटिक है। अब आप एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज करके अगर बैक्टीरिया ई कोलाई को नहीं मार पा रहे हैं तो इसका केवल एक कारण यह है कि वह बैक्टीरिया इस स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ क्या डेवलप कर चुका है? रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका है। ये बात समझ में आ गई? और यह रेजिस्टेंस जिस जीन के कारण डेवलप कर चुका है वो कौन है? वो RI प्लाज्मिड है, रेजिस्टेंस इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। ठीक, तो कुछ खास प्रकार के बैक्टीरिया में खास प्रकार के एंटीबायोटिक के खिलाफ क्या होता है? रेजिस्टेंस पावर आजकल डेवलप हो रही है। बात समझ गए ना? अब आजकल आप देख रहे हैं कि अक्सर जो माइक्रोब्स हैं ये ज़्यादातर तमाम प्रकार के एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस हासिल कर चुके हैं। यानी कि ऐसी दवाओं का असर इन एंटीबायोटिक्स पर अब नहीं पड़ रहा है, बिकॉज वी आर फ्रीक्वेंटली यूजिंग द एंटीबायोटिक्स टू चेक द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत छोटी सी समस्या होती है और दौड़ के आप बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक ले रहे हैं। तो इस एंटीबायोटिक के खिलाफ ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर ले रहे हैं। जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, एरिथ्रोमाइसिन के खिलाफ, एजिथ्रोमाइसिन के खिलाफ सिप्रोबिट ले लेते हैं आप, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले लेते हैं। ये तमाम प्रकार के टेरामाइसिन, जेंटामाइसिन, काइनामाइसिन, कितने बेलिनोमाइसिन, तमाम, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट व्हिच अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया हैव डेवलप्ड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट देम। तो क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप सच काइंड ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स? दिस इज यू, दिस इज यू। आप हैं, आप फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, आप थोड़े सा दर्द नहीं सह पाते साहब। आदमी में दर्द सहने की क्षमता खत्म हो गई है, टॉलरेंस। आपको जरा सी प्रॉब्लम होती, छींक आती, कहीं जाओ ले लो दवाई, एंटीबायोटिक झर से। अरे साला, बैक्टीरिया बहुत छोटी कैटेगरी का है, लेकिन मारने के लिए सीधे हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। एटम बम भी नहीं, हाइड्रोजन बम मार दो साले को उसको। वो बैक्टीरिया छोटे से एंटीबायोटिक से मर सकता था, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपने ले लिया। तो ऐसी कंडीशन में कुछ बैक्टीरिया जिद्दी होते हैं और उनके पास क्या होते हैं? ये जेनेटिक मटेरियल होता है। तो कहेंगे तुम यूज करो, थोड़ी देर के लिए तो वो छटपटाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे? फिर लंबी सांस लेंगे, कहें हाँ अब मामला सही, आ जाओ देखते हैं, तुम लाओ एंटीबायोटिक, अब देखते हैं। तो क्या हो गया कि नेक्स्ट टाइम व्हेन द माइक्रोब कम्स इट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, एंड व्हेन यू यूज सच काइंड ऑफ एंटीबायोटिक अगेन दिस विल नॉट बी इफेक्टिव अगेंस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि आप एक दवा का नहीं, आप कोई दवा यूज कर रहे हैं, आपका भाई कोई दूसरा यूज कर रहा है सोसाइटी में, तो कह रहे हैं कि साहब हमने तो दवा यूज नहीं किया। जैसे मैं एंटीबायोटिक यूज नहीं करता, लेकिन सोसाइटी में तमाम ढेर सारे लोग हैं एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, तो वो माइक्रोब केवल हमारे शरीर में थोड़ा है, वो तो कहीं और भी है। रेजिस्टेंस तुम्हारे शरीर में डेवलप किया और लौट के जब मेरे पास आएगा, हम जब दवा खाएंगे तो हमारे पर भी असर नहीं करेगा। इसलिए हम सभी ह्यूमंस को अलर्ट होने की जरूरत है। डू नॉट यूज एंटीबायोटिक विदाउट प्रॉपर एडवाइस ऑफ कंसल्टेंट। मेडिकल कंसल्टेंट के बिना कहे हुए दवा आप ना खाएं। यू आर फ्रीक्वेंटली यूजिंग एंटीबायोटिक्स एंड weakening your resistance against microbes.
माइक्रोब्स के लिए दवा आपने जितना लिया, कहते नहीं कि दवा जितनी इस्तेमाल किया दर्द उतना ही बढ़ता गया, तो ये बढ़ेगा साहब, क्योंकि माइक्रोब्स ने आपके सभी असलहे देख लिया है। असलहा समझते हैं ना, हैं हथियार। पहले के जमाने में क्या होता था, कहीं चोर आया कहीं लठ से मार दो, और चोरवा पिस्टल लेके आया तो क्या करेंगे, तो लाठी बेकार हो गई ना, तो कहीं कि वो अगली बार पिस्टल लेके आएगा। पहले वो डंडा लेके आए तो आप लठ रखें घर में, और अगली बार वो क्या किया है, रामपुरी चाकू लेके आया है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए पिस्टल रख लेंगे। अगली बार वो कार्बाइन लेकर आ रहा है तो आप AK-47 रखेंगे। अब आपकी AK-47 की भी उसने पहचान कर लिया, अगली बार रॉकेट लॉन्चर लेके आएगा। और आपने अब उसके लिए मिसाइल का इस्तेमाल किया तो एटम बम लेकर आएगा, कहीं जाओ तू डाल डाल में पात पात। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया आपके सारे असलहे देख चुका है। इसीलिए कहते हैं कि बात बात में पिस्टल मत निकालो। अक्सर लोग क्या करते हैं, रखे रहते हैं सुरक्षा में, लेकिन वो नुमाइश में निकाल लेते हैं, आ जाओ देख लेते हैं। तमाम ऐसे जो रखे हैं किसी को पता ही नहीं है, और कुछ ऐसे हैं कि भैरवे खोस के रखे हैं, वो दिखावत है, देखो हमारे है, अब मार दे, और मारे की हिम्मत नहीं है। लेकिन सामने वाला तो पहचान गया ना कि इनके पास पिस्टल है, तो भैया अगली बार एक अगर सारे मारे हुई तो बम लेके आओ, पिस्टल लेके ना आओ, क्योंकि उसके पास तो पिस्टल है। यही बात यहाँ बैक्टीरिया में होती है कि बैक्टीरिया समझता है कि ये तो टेरामाइसिन खा लेंगे, ये तो एरिथ्रोमाइसिन खा लेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम और तगड़ा वाला जीन लेकर आएंगे तो एरिथ्रोमाइसिन हमारा क्या कर लेगा। तो इस प्रकार से इन बैक्टीरिया में रेट ऑफ म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो प्लाज्मिड है ये भी बदलता रहता है कि आप हल्का एंटीबायोटिक खाओगे उसके खिलाफ रेजिस्टेंस ले लिया, अगली बार दूसरा का खाओगे उसके खिलाफ रेजिस्टेंस ले लेगा। धीरे धीरे करके जब आप सभी दवाएं इस्तेमाल कर लेंगे तो ये बैक्टीरिया सभी प्रकार की दवाओं के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो आपको जब दवा देता है तो कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं दवा देते हैं यक्के डोज में ख़त्म, बीमारी ठीक, और दूसरे डॉक्टर होते हैं दवा देते हैं तो बीमारी ठीक नहीं होती है। फिर पेशेंट किसके पास जाना चाहता है? दरअसल में पहले वाले डॉक्टर के पास जिसने दवा दिया और मामला सही हो गया, उसने बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दिया बिना चेक किए हुए कि इस बैक्टीरिया को अगर छोटे हथियार से मार देना है तो छोटा हथियार दो, लेकिन उन्होंने बड़ा हथियार दे दिया तो मरेगा तो है, बैक्टीरिया मर गया, आपको आराम मिल गया। लेकिन उस बैक्टीरिया ने क्या देख लिया कि अच्छा इससे बड़ा भी हथियार है क्या, तो वो एरिथ्रोमाइसिन का हिसाब किताब एरिथ्रोमाइसिन का था, और आपने क्या कर दिया कि बहुत तगड़ा मोनोसेफ लगा दिया उसको, या कई एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन दे दिया आपने उसको, तो वो तो एक साथ सभी प्रकार के बैक्टीरिया सभी प्रकार के एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस ले लेगा। अच्छे डॉक्टर ये काम नहीं करते, लेकिन फिर उनकी दुकान बंद हो सकती है। वो कैसे कि आप हो जैसे आप बीमारी से पीड़ित हो तो आपको तुरंत आराम चाहिए, आप वहाँ पर पहुँचे, डॉक्टर ने कहा अरे साहब बहुत परेशान है, कहीं लो, तो हैवी वाला एंटीबायोटिक दे दिए, काम हो गया, घरे बैठो जाओ ठीक हो गए हो। और अगर दूसरे के यहाँ गए तो दरअसल में वो जो डॉक्टर है वो पहले हल्का एंटीबायोटिक देकर ये चेक करता है कि जो माइक्रोब का इन्फेक्शन है कहीं वो रेजिस्टेंट तो नहीं है। अगर वो दवा काम नहीं की तो अगले दिन फिर बुलाएंगे, कहते हैं ना कि एक दवा खाओ, अगर आराम नहीं मिलेगा तो कल फिर आना। तो अब आप अगली बार जाओगे तो आपको गुस्सा लगेगा कि डॉक्टर वह दोबारा बुला रहा है क्योंकि वो पैसा लेना है फिर से, है कि नहीं, और आराम भी नहीं मिला तो उसकी दुकान आप छोड़ोगे। लेकिन वो डॉक्टर आपके लिए अच्छा है क्योंकि उसने 2 बार देख लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हल्के से काम चल जाए तो ठीक है। अब 2 बार उसने दवा बदला लेकिन बैक्टीरिया कंट्रोल नहीं हुआ तो तीसरी की बात ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेगा, लेकिन प्रथम 2 बार तो दौड़ाया ना आपको, तो आप कहोगे उस डॉक्टर की योग्यता बेकार, वो अच्छा डॉक्टर नहीं है, और जो झोला छपवा है वो अच्छा है। तो झोला छपवा ने कौन सा एंटीबायोटिक दे दिया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे दिया। अभी एक दिन वायरल हुआ था वीडियो, एक बिहार का कोई था, तो वो लुंगी पहने था, बनियान पहने था और वो डॉक्टरी करता था। तो पता लगा कि पत्रकार उसके पास पहुंच गए, कहने लगे कि तुम क्या हो, उसने कहा मैं प्रैक्टिशनर हूं। तो उसने कहा प्रैक्टिशनर मीन्स कहीं डॉक्टर कहीं कौन सा डॉक्टर, कहाँ से डिग्री लिए हो, कहीं डिग्री कौन ज़रूरत है, हमारे पास दवाइयाँ है ना, हम कंपाउंडर थे पहले तो इसलिए दवाइयाँ देते हैं। वायरल हुआ था ये वीडियो, तो कहने लगे कि हमारे पास मरीज कहने की अगर बिना जाने दवा दे देते होगे तो फंस जाएगा वो, तो पेशेंट कहीं फंसेगा कैसे, हमारे पास 3 कटाउज हैं। तो कटाउज का मतलब समझते हो, वो कहता था कि किसी को दवा रिएक्शन न करे तो उसके लिए वो हाइपरडोज वाला स्टीरॉयड और ये सब रखे हुए था, बेटनीसॉल, डेकाड्रॉन, पता नहीं क्या क्या बताने लगा। कहा कि इधर कहीं टेम्परेचर चेंज हो जाए, कहीं टेम्परेचर चेंज होगा ही नहीं, दूसरा का ई वाला लगा देंगे, हमारे पास 3 कटाउज है, कहीं दवा चाहे जोन दो लेकिन कटाउज 3 रखो बस काम चल जाएगा। तो ये ऐसे डॉक्टर्स हैं। तो यही डॉक्टर्स जो हैं माइक्रोब्स में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं धड़ल्ले से, ये हमारी पॉपुलेशन के लिए खतरे का संकेत है, अच्छी बात नहीं है। कितनी दवा हम खोजे रहेंगे। नाउ द सेम ट्रेंड यू कैन ऑब्जर्व इन द केस ऑफ मॉस्किटो के लिए आप पहले क्या लेते थे, पहले गुड नाइट आता था, क्या आता था, गुड नाइट आता था। तो गुड नाइट जो होता था, हम लोगों को याद है, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, 1993 में BSc करके चला गया था, 94 में मैं MSc में स्टूडेंट था वहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का।
1994 में, आप लोग पैदा नहीं हुए रहे होंगे। 1994 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं एमएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, तो वहाँ पर रूम में रहता था और मच्छर परेशान करते थे, तो वो गुड नाइट वाली टिकिया आई थी नीले कलर की, और वो मशीन होती थी फ्लैट वाली, उसी पर लगा देते थे, मैट आती थी उसकी, लेकिन इतना इफेक्टिव होता था कि अगर 1000 मच्छर कमरे के अंदर है तो 5 मिनट केवल लगाना पड़ता था बस। उसको लगा दीजिए और कमरे खिड़कियाँ सब बंद कर दीजिए, और उसके बाद सारे मच्छर खड़खड़ा के ज़मीन पर बिछे मिलते थे सब, और उसके बाद झाड़ू लगा दिया, आराम से पूरी रात सो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज क्या स्थिति है? आज आप ऑल आउट लगा दीजिए पूरी रात और उसको एक्टिव मोड पर कर दीजिए, मच्छर फिर भी काटेगा आपको। क्यों? क्योंकि छोटे मोटे जहर के लिए मच्छर क्या है? रेजिस्टेंट है। तो ये किस प्रकार का इवोल्यूशन हम करा रहे हैं? ये मैन मेड इवोल्यूशन है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है ये। चेंज इन बैक्टीरियल पॉपुलेशन ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, वही चीज हम आपको यहां बता रहे हैं कि RI प्लाज्मिड्स ये खास प्रकार के जीन हैं जो एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। तो क्या करेंगे? डेवलप रेजिस्टेंस। डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट सर्टेन काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ खास प्रकार के एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। आजकल इनका उपयोग बायोटेक्नोलॉजी में सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में भी किया जा रहा है। ठीक है, आल्सो यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में ये सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज हो रहे हैं। हम आपको इनके ऊपर बताएंगे, चर्चा करेंगे इस पर कि ये क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं। RI प्लाज्मिड हो गया, कोल प्लाज्मिड हो गया। नेक्स्ट दैट इज TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स। नेक्स्ट ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स, TI, ये तीसरी कैटेगरी का हम आपको बता रहे हैं। कुछ खास हैं जिन पर सवाल पूछे जाते हैं। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। TI स्टैंड्स फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स ये खास प्रकार के प्लाज्मिड्स हैं और इनको आइसोलेट किया गया है बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन से। आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन्स। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन्स से निकाला गया है इनको। अब इस जीन की मदद से ये ट्यूमर इंड्यूस करते हैं, हायर प्लांट्स के रूट्स में नोड्यूल्स का डेवलपमेंट करते हैं, गांठ बनाते हैं। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स होते हैं ये। ठीक है, कौन होते हैं ये? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स होते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन्स। आजकल इनका उपयोग जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म में किया जाता है। इनका यूज करके, क्योंकि ये कैरी करते हैं अपने साथ, जीन लोड करके कहीं ले जा सकते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में DNA ट्रांसफर में इनकी मदद की जा रही है, ये हेल्प लिए जा रही है। तो क्या लिखेंगे? दीज आर नाउ यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ द DNA segments from one cell, DNA segments from one cell to other। एक सेल से दूसरे में DNA के ट्रांसफर में यूज किया जा रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इन पर भी डिटेल चर्चा हम करेंगे जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे। इस प्रकार से TI प्लाज्मिड्स ये नेचुरली किसी बैक्टीरिया में, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन्स में है, इनका काम होता है रूट नोड्यूल्स का डेवलपमेंट करना, ट्यूमर इंड्यूस करना, गांठ बनाना, ताकि उसी में ये रह सके और नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके। इसके अतिरिक्त क्या है कि आजकल इनका उपयोग इनके इस एट्रीब्यूट के कारण किया जा रहा है कि ये अपने साथ जीन को कैरी कर सकते हैं। तो जीन को अपने साथ लेकर एक सेल से दूसरे में ट्रांसफर करा देते हैं।
तो जेनेटिक ट्रांसफर में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके से आपने कोल प्लाज्मिड देखा, RI प्लाज्मिड देखा, TI प्लाज्मिड देखा। नाउ कम टू द कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स, जिनको हम फर्टिलिटी फैक्टर्स भी कहते हैं। फर्टिलिटी फैक्टर्स, कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स आल्सो नोन एज फर्टिलिटी फैक्टर्स। ये फोर्थ टाइप का है, दैट इज कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड आल्सो नोन एज फर्टिलिटी फैक्टर्स। फर्टिलिटी फैक्टर्स इन्हें कहा जाता है, और इन्हें F फैक्टर्स कहते हैं, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं। ये ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जो कॉन्जुगेशन के दौरान एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। जिनमें ये कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं, उस बैक्टीरियल सेल को मेल सेल की तरह कंसीडर किया जाता है, या उसको हम डोनर कहते हैं। द बैक्टीरियल सेल हैविंग बैक्टीरियल सेल हैविंग the conjugative plasmids known as, हम इसे कहते हैं F प्लस सेल, F पॉजिटिव सेल होती है ये, या इसी को डोनर कहते हैं, कंसीडर्ड एज मेल, लाइक मेल। हालांकि मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट बैक्टीरियल सेल में नहीं होता, लेकिन कुछ उसी तर्ज पे इसको कंसीडर किया जाता है कि ये फर्टिलिटी फैक्टर इसमें होता है और इस फर्टिलिटी फैक्टर को ये ट्रांसफर कर सकता है। अब जैसे मान लो कि एक बैक्टीरियल सेल ये है और दूसरी बैक्टीरियल सेल ये है, इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन हुआ, तो एक तो इसका मेन क्रोमोसोम होता है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा टूट कर यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है इसमें। इसके साथ साथ इसमें जो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड होता है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा टूट कर यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि इसका DNA तो यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, लेकिन इसमें फर्टिलिटी फैक्टर भी है, F फैक्टर है। तो F फैक्टर होने की वजह से इस सेल को क्या बोलेंगे, F प्लस, और इसके पास नहीं, इस सेल को क्या बोलेंगे, F माइनस बोलेंगे। तो यहां से DNA का सेगमेंट ट्रांसफर हो रहा है इस बैक्टीरियल सेल में, एंड साइड बाय साइड द स्मॉल सेगमेंट ऑफ दिस फर्टिलिटी फैक्टर इज आल्सो ट्रांसफर टू दिस बैक्टीरियल सेल, बट दिस डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्जुगेशन। अगर ड्यूरेशन ज़्यादा है, लंबा है, तो मेन DNA ट्रांसफर होने के साथ ये भी चला जाएगा, और अगर कॉन्जुगेशन थोड़ी देर के लिए हुआ है तो हो सकता है कि ये उसमें ट्रांसफर ना हो। लेकिन अगर कॉन्जुगेशन देर तक हुआ है तो ये फर्टिलिटी फैक्टर भी इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि इफ कॉन्जुगेशन प्रोलॉन्ग्स, देर तक अगर हुआ तो जो F माइनस सेल है वो क्या हो जाएगी, गेट्स F प्लस सेल। जो F माइनस सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, F प्लस सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ध्यान ये रहे कि ये कॉन्जुगेशन थोड़ा देर तक होना चाहिए। अगर कॉन्जुगेशन क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए हो रहा है, तो फर्टिलिटी फैक्टर का ट्रांसफर उधर नहीं होगा, ये चीज है। इसलिए इसको हम फर्टिलिटी फैक्टर कह रहे हैं, कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड भी कहते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेशन को इंश्योर कर रहा है। इसी में से एक HFR आइडेंटिफाई किया गया है, नोट कर लो फिर बताते हैं।
लिख लिए। If conjugation takes place for longer duration, fertility factor is transferred from donor to recipient cell. Now this cell is donor and this one is recipient. कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो फर्टिलिटी फैक्टर होता है, दिस गेट्स इंटीग्रेटेड टू द मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम. समटाइम्स दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ दिस क्रोमोसोम. इसके साथ ये अटैच हो जाता है. तो अगर ये अटैच हो गया तो ये HFR में चेंज हो जाता है. किस में चेंज होगा? HFR मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट कहते हैं इसको. हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट. समटाइम्स ये कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड इसका हिस्सा हो जाता है. किसका? मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम का. समटाइम्स the conjugative plasmid becomes the part of the main bacterial chromosome. मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम इसका हिस्सा हो गया. इट इज नाउ नोन एज, क्या कहते हैं इसको? HFR कहते हैं. फुल फॉर्म है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट कहते हैं इसको. तो कॉन्जुगेशन की रफ्तार तेज हो जाती है इसमें. अगर किसी कारण से कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड इसका हिस्सा हो जाए, इसके साथ अटैच हो जाए यहां पर मेन क्रोमोसोम से, तो ये HFR में कन्वर्ट हो जाएगा. हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट कहेंगे इसको. कॉन्जुगेशन की रफ्तार तेज हो जाएगी. अभी तक आपने जो भी प्लाज्मिड्स यहां देखे हैं, चाहे वो कोल प्लाज्मिड हो, RI प्लाज्मिड हो, TI प्लाज्मिड हो या कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड हो, ये सब के सब कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रहे हैं. किसको दे रहे हैं? सेल को. और बैक्टीरियल जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. चूंकि ये मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम का हिस्सा नहीं है, ये साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक डिटर्मिनेंट है, तो निश्चित रूप से इसको हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में. ये बात समझ में आ गई सबको? बैक्टीरियल क्रोमोसोम की बात करें. नॉट ओनली दिस, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ प्लाज्मिड्स आर आल्सो लाइक द डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स. आजकल आपको पता है कि आपके घर में जो है सॉलिड मटेरियल होता है, जो आप डिस्पोज करते हैं रोज, उसमें से दो प्रकार के मटेरियल्स होते हैं. एक ऐसे होते हैं कि जो वेजिटेबल बेस्ड होते हैं, जैसे गोभी के डंठल हैं, आलू का छिलका है, प्याज का छिलका है, तो ये सब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं. ये कहीं पर एक जगह पर डंप अगर कर देंगे तो बैक्टीरिया इनको क्या कर देंगे? इनको कन्वर्ट कर देते हैं, इनको डीकम्पोज कर देते हैं, मिनरलाइज कर देते हैं, खत्म हो जाता है. ये डिकम्पोजिशन आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हो रहा है. इनकी लीचिंग हो जाती है, डीमिनरलाइजेशन हो जाता है, ह्यूमिफिकेशन होता है, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं मिट्टी में, सॉयल कन्वर्जन. तो ये इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया इनको डिग्रेड करके खत्म करते हैं, और हमारा जो माहौल होता है वो इको फ्रेंडली रहता है, पॉल्यूशन नहीं होता. लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो ऐसे मटेरियल्स को भी डिग्रेड कर देते हैं जो डिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जिनको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट कहते हैं. जैसे पहले के समय में कैसेट आती थी, कैसेटें आती थी, जिन पर वो रिबन चलता था, मैग्नेटाइज्ड ब्लैक कलर का रिबन होता था, चलता था, है कि नहीं? वो कैसेट होती थी ना, इसे फॉरवर्ड और रिवाइंड होता था, गाना बजता था. साइड ए पर 5 गाना, साइड बी पर 7 गाना या 4 गाना ऐसे होता था. और आजकल क्या, उसके बाद क्या चल गया? उसके बाद MP3 प्लेयर आ गया, 150 गाना सुनिए. और अब क्या हो गया? चिप आ गया, पेन ड्राइव आ गया, 250 गाना उसी में. तो पहले के ज़माने में सिस्टम, और उसके पहले जब ये कैसेट नहीं आई थी तो तवा चलता था. तवा, ऐसे तवा होता था ना ब्लैक कलर का, लगा देते थे, उस पर उठा के पिन रख देते थे, तो जैसे से नाचता था इसी से गरमा चलता था. ये कितने लोगों ने देखा है तवा वाला? है, फिल्मों में देखा है, लेकिन ओरिजिनल नहीं देखा. हम लोगों के बचपन में होता था, किसी के यहाँ शादी विवाह या कोई कार्यक्रम हो तो गाँव में आता था, तो वो ऐसे अटैची या ब्रीफकेस टाइप का रहता था, उसके अंदर वो रोटेट करने वाला होता था, तो उसी में ये तवा उस पर लगा देते तो घूमता रहता था, और उस पर उठा के पिन इस पर रख देते थे तो नाचता था इसे, और नाचे तो गाना बजने लगे, हम लोग देखते थे उसको. बहुत पुराने समय की बात है, जब मैं बच्चा था, 6-7 साल का था. 1982-83 के आसपास की बात है, 1980 के आसपास की बात है. ठीक है, क्योंकि 74 में इस धरा पे मैं अवतरित हुआ था, तो 6-7 साल का जब था, तो 81-82 के आसपास की बात है. तो उस समय ये गाने बजते थे, और हम लोग घर में खाना छोड़ करके बस खाली वही देखते थे, सुनते थे गाने, है ना. और ये गोटेदार लहंगा निकलूँ में डाल के गाना आता था, उस पर वही तवा पर चलता था वो, है कि नहीं. और ये जो आजकल आप हनुमान चालीसा सुनते हैं ना,
तो हनुमान चालीसा गुलशन को किसने गाया है, जो गुलशन कुमार ने, वो उसी समय का है, उसी समय की देन है। श्री गुरुचरण सरोज रज तो लगा देते थे तो और वो चलता रहता था तवा इस प्रकार से। उसके बाद क्या आ गया, कैसेट आ गई। कैसेट के बाद फिर क्या आया, MP3 प्लेयर आया। MP3 के बाद आजकल पेन ड्राइव चल रहा है। तो देखिए सिस्टम चेंज हुआ। लेकिन जब ये कैसेटें खराब होती थी या CD प्लेयर बीच में आया तो CD होती थी कॉम्पैक्ट डिस्क। अब ये सब मटेरियल जब इन पर स्क्रैच पड़ जाता था तो उठा के क्या करते थे, फेंक दे रहे हैं, तो ज़मीन पे कहीं पड़ा हुआ है। अब ये इनको बैक्टीरिया डिग्रेड करेंगे, सवाल ही नहीं है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। आपका ट्रांजिस्टर खराब हो गया तो उसका पैनल उठाकर यूं ही फेंक दिया, अब वो है प्लास्टिक। आजकल पॉलीथीन देखिए, अलग अलग साइज़ की पॉलीथीन होती है, डिग्रेडेड नहीं होती हैं ये, तो वातावरण में पड़ी हैं, जानवर इनको खा लिए तो वो मरते हैं। तो इसको रोकने के लिए सरकार पता नहीं कितने प्रकार के इंतजाम कर रही है। तो ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं, सॉलिड ई वेस्टेज होते हैं, जिनका की डिग्रेडेशन संभव नहीं है, लेकिन इनको भी डिग्रेड करने की पावर कुछ बैक्टीरिया में होती है बाय वर्च्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर जेनेटिक एलिमेंट। और ऐसे जेनेटिक एलिमेंट्स को हम डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स कहते हैं। ये डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स होते हैं, दीज मेक द एटमॉस्फेयर इको फ्रेंडली बाय डिग्रेडिंग सच इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड मटेरियल्स। कुछ हैवी मेटल्स को भी डिग्रेड करने की पावर इनमें है। तो इस प्रकार से इनको डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स कहा जाता है। मेंशन कर लेंगे डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, आगे बहुत डिटेल लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स इनकी। तो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड भी लिख लेंगे कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को भी डिग्रेड करने की पावर रखते हैं, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स। तो ये सारे हमने अभी आपको प्लाज्मिड्स के बारे में बताया, जितने भी थे। सारी चर्चा प्लाज्मिड्स पर चल रही थी। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स, ये है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स। इनकी प्रेजेंस जिन बैक्टीरिया में होती है उनमें कुछ ऐसे मटेरियल्स को डिग्रेड करने की पावर है जो सामान्य तौर पर नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, तो उनको भी ये डिग्रेड कर सकते हैं। इतनी सारी बातें जानने के बाद प्लाज्मिड्स के बारे में अब आप चलेंगे और हम बात करेंगे कि जैसे पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल्स? आप जानते हैं कि कप्पा पार्टिकल्स क्या है? हम इन पर भी चर्चा करेंगे कि कप्पा पार्टिकल कहां से आते हैं। उससे पहले यूकैरियोटिक सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है इन पर चर्चा कर ले। तो पहले सेकंड नंबर पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की चर्चा कर लें, फिर कप्पा पार्टिकल पर चलते हैं पैरामीशियम में। आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो दो प्रकार का होता है। एक ऐसा होता है जो हमारे न्यूक्लियस में स्थित होता है और दूसरा ऐसा होता है जो हमारे साइटोप्लाज्म में स्थित है। तो कंडीशन क्या बनती है, जरा ये ध्यान दीजिए। बात यहां पर कर रहे थे मैटरनल इनहेरिटेंस की। तो मैटरनल का मतलब क्या, देखिए दो केस एराइज करेगा। सामान्य तौर पर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें दो गैमीट भाग लेते हैं, दो गैमीट यहां पर भाग लेते हैं। इनमें से एक होता है स्पर्म और दूसरा इसमें होता है एग, राइट। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म की तरफ से केवल न्यूक्लियस आता है, यहां से कौन आता है, न्यूक्लियस आएगा। और एग की तरफ से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों आता है। यहां से क्या क्या आता है, न्यूक्लियस भी मिलता है एंड साइटोप्लाज्म बोथ, ये दोनों प्राप्त होता है। और इधर से क्या प्राप्त होता है, ओनली न्यूक्लियस। अब किसी भी सेल में दो प्रकार के जीन होते हैं। एक जो ये सेल है, एक जीन तो न्यूक्लियस में है, ये कौन है, ये न्यूक्लियस में स्थित है जीन। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर जीन। ठीक, इस न्यूक्लियर जीन का प्रोडक्ट कौन होता है, बोलो। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं mRNA, tRNA और इन्हें बोलते हैं राइबोसोमल RNA। बात समझ में आई। न्यूक्लियस में बन गए, फिर इनको ट्रांसपोर्ट करा दिया गया, ये कहां पर आ गए,
ये मटेरियल्स जो हैं ये कौन है, ये वही हैं, यहां से ट्रांसपोर्ट होके बाहर आ गए। फिर इसके बाद मान लो कि ये एग है, सपोज दैट ये क्या है, ये एग है, और इसका स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इसमें भी जो न्यूक्लियर मटेरियल था वो ये है। जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ तो कंडीशन ये बन रही है कि इधर से तो न्यूक्लियस आया और इधर से कौन आया, ये भी आया, न्यूक्लियस भी और साइटोप्लाज्म भी आया, दोनों आया। अब कंडीशन ये है कि इस अंडे में जो न्यूक्लियस है इसमें दोनों प्रकार का डीएनए मौजूद हो गया। कौन कौन सा, ये वाला और दूसरा वाला, ये दोनों प्रकार का डीएनए मौजूद है। ये कौन सा डीएनए है, पैटर्नल, और ये कौन सा डीएनए है, मैटरनल। बात समझ में आ रही है। और साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद है, राइबोस मैसेंजर आरएनए हो सकता है, ट्रांसफर आरएनए हो सकता है, और राइबोसोमल आरएनए हो सकता है, या इनके प्रोडक्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीन हो सकता है। बात को समझिए। यानी कि यहां पर जब फर्टिलाइजेशन हुआ उस दौरान इसके डीएनए ने अपना आरएनए बनाकर साइटोप्लाज्म में भेज दिया था। यस या नो, भेज दिया था आरएनए। लेकिन यह आरएनए अब दो कंडीशन में है। एक, या तो इसने अभी ट्रांसलेशन नहीं किया है तो इनका प्रोडक्ट नहीं रहेगा साइटोप्लाज्म में, लेकिन अगर इस आरएनए ने प्रोटीन का भी निर्माण कर लिया है तो ऐसी कंडीशन में आरएनए के साथ साथ इनका प्रोडक्ट भी मिल सकता है। ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद अपना रोल प्ले करते हैं। नहीं समझ में आया। इधर से स्पर्म का न्यूक्लियस मिला, साइटोप्लाज्म तो आया नहीं, और मदर की तरफ से अंडा है तो उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों आया। मानते हैं कि इन्होंने अपना मैसेंजर आरएनए और ये ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए बना लिया था, परंतु स्पर्म ने तो साइटोप्लाज्म दिया ही नहीं। स्पर्म ने क्या दिया, न्यूक्लियस दिया, और इधर से पूरा सेटअप आ गया। तो इन्होंने केवल न्यूक्लियस दिया, इसका डीएनए ये है, हमने क्या लिखा है, पैटर्नल डीएनए। इन्होंने ये वाला डीएनए दिया, हमने लिख दिया मैटरनल डीएनए। लेकिन इन्होंने ये भी तो दिया क्योंकि साइटोप्लाज्म आया है। तो ये जो है क्या है, ये मैसेंजर आरएनए है, ये ट्रांसफर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, प्लस अगर इन्होंने ट्रांसलेट भी कर लिया तो इनका प्रोडक्ट अर्थात प्रोटीन भी मौजूद है। इतनी बात समझ में आई। अब इन सभी मॉलिक्यूल्स को जो यहां मौजूद हैं कलेक्टिवली, इन सभी को इनफॉर्मोसोम कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, यस। तो हम क्या लिखेंगे, द एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ एग नोन एज, क्या कहेंगे इनको, दीज आर नोन एज इनको हम नाम देते हैं इनफॉर्मोसोम। क्या नाम देते हैं, इनफॉर्मोसोम नाम देते हैं। अब चूंकि ये अपने आप में जीन है और आपको मालूम है कि कैरेक्टर डिस्प्ले करने के लिए डीएनए से आरएनए बनना जरूरी है, और डीएनए से आरएनए बनने के बाद आरएनए से प्रोटीन बनना जरूरी है, और जब प्रोटीन बन जाएगा तभी क्या होगा, कैरेक्टर डिस्प्ले होगा। तो फर्टिलाइजेशन के पहले अंडे ने ये सारा काम पूरा कर लिया था। डीएनए से क्या बन गया था, आरएनए, और आरएनए से क्या बन गया, प्रोटीन। तो अब इस बच्चे में जो कैरेक्टर अपीयर करेगा इनकी वजह से, किसकी वजह से, थे तो ये न्यूक्लियर डीएनए, जीन कहां का था, न्यूक्लियस का, लेकिन इसका आरएनए कहां मौजूद है, साइटोप्लाज्म में। आया कहां से है, मदर की तरफ से। तो या तो ये स्वयं आरएनए आगे चलकर प्रोटीन बनाएगा, या ऑलरेडी प्रोटीन बना लिया है तो कैरेक्टर तो डिस्प्ले करेगा ना। तो कैरेक्टर है तो न्यूक्लियर जीन का, लेकिन लाया किसके द्वारा गया है, मैटरनल गैमीट के द्वारा, अंडे के द्वारा, यानी उसके साइटोप्लाज्म के द्वारा। तो जो लक्षण इनके द्वारा यहां पर शो किया जाएगा हम उसे मैटरनल इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको,
मैटरनल इफेक्ट। और जो कैरेक्टर्स डिस्प्ले होंगे हम उन्हें, इसकी मैकेनिज्म को मैटरनल इनहेरिटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैटरनल। देखिए यहां पर बारीकी से आप समझिए कि है तो ये न्यूक्लियर जीन, तो हम कायदे से तो इसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं कह रहे हैं। इसीलिए नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि जीन साइटोप्लाज्म का नहीं है। जीन किसका है? डीएनए किसका है? न्यूक्लियस का है। लेकिन इसका प्रोडक्ट कहां पर मौजूद है? साइटोप्लाज्म में। तो इसलिए, और ये कैरी किया जाता है केवल किसके द्वारा? मदर के सेल के द्वारा, मैटरनल इफेक्ट, इसीलिए इसको कहा जाता है। ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं है, ये मैटरनल इफेक्ट है। देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड मैटरनल। ये बात सभी को समझ में आ गई? तो ऐसे जीन्स जो कि न्यूक्लियस के द्वारा कोड किए जा रहे हैं और वहां से इनका इन्फॉर्मोसोम मौजूद है साइटोप्लाज्म में, फर्टिलाइजेशन के बाद उस बच्चे में, जो बच्चा इनसे बन रहा है, उसके शरीर में यह कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहा है, ऐसे इफेक्ट को हम मैटरनल इफेक्ट कहते हैं। ठीक। अब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कौन सा होता है ये जान लीजिए आप, कि अगर कोई जीन साइटोप्लाज्म में पहले से मौजूद है, अर्थात वो किसमें है? या तो माइटोकॉन्ड्रिया में है या क्लोरोप्लास्ट में है, लेकिन वो न्यूक्लियर जीन नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या ऑर्गेनेल जेनेटिक्स कहेंगे इसको। अब आपको मालूम है कि दो प्रकार के ऑर्गेनेल सेल के अंदर होते हैं, वो कौन से हैं? एक माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा क्लोरोप्लास्ट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जो जीन होंगे वो अपना रोल प्ले करेंगे। इसमें हम आपको 4 o'clock में पिगमेंटेशन समझाएंगे। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इसका एग्जांपल है। बात समझ गए? और तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है? एक मैटरनल इफेक्ट हो गया, साइटोप्लाज्मिक हो गया। तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है? तीसरी कैटेगरी जैसे कप्पा पार्टिकल टाइप के होते हैं, या जो एंडोसिम्बायोन्ट्स होते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? एंडोसिम्बायोन्ट्स होते हैं। अब एंडोसिम्बायोन्ट्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे यूकैरियोटिक सेल ने किसी माइक्रोब को भक्षण कर लिया उसका, अब उसका डीएनए इसके अंदर मौजूद है और डीएनए एक्टिव हो गया लिविंग सेल पाकर, और वो काम कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एंडोसिम्बायोन्ट बोलेंगे। इन एंडोसिम्बायोन्ट्स के बारे में और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और मैटरनल इफेक्ट का डिटेल एस्पेक्ट क्या है, हम इनकी जेनेटिक्स के बारे में अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने आपको ये सारी चीजें बता दिया है कि इनका मतलब क्या होता है। तो मैटरनल इफेक्ट क्या है? न्यूक्लियर जीन, उसका आरएनए साइटोप्लाज्म में रोल प्ले कर रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद उसका इफेक्ट दिख रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? मैटरनल इफेक्ट। अगर जीन साइटोप्लाज्म में स्वयं मौजूद है, वो न्यूक्लियर जीन नहीं है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। और तीसरी कंडीशन है कि एंडोसिम्बायोन्ट के रूप में कोई ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर पड़ा है, तो उसका कैरेक्टर, जैसे कप्पा पार्टिकल के बारे में हम चर्चा अगले लेक्चर में अपने करेंगे। बात समझ गए ना? आज के इस लेक्चर में कोई सवाल पूछना है आपको? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? आज के इस लेक्चर में कोई सवाल नहीं।